एग्जाम्पल्स के बिना पढ़ने का फिर कोई वो मतलब नहीं है। इसलिए चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं कार्टेल से। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द पुल्स। पुल क्या होता है? दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, जो एक रिटन एग्रीमेंट की तरह होता है ये। और यहाँ पर कुछ जो कंपनीज हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ज़्यादातर हॉरिजेंटल कंपनीज होती हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? कंपटीशन को कम करना, जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसको रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है, ताकि सारी कंपनीज बेनिफिशियल मोड में चले और सारी कंपनीज जो हैं वो सर्वाइव कर सके लॉन्ग टर्म में। तो ये तो पुल था। कार्टेल जो है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पुल बट इन अ इलैबोरेटिव फॉर्म। जैसे कैसे फेडरेशन एसोसिएशन से इलैबोरेटेड फॉर्म में है, वैसे ही कार्टेल जो है दैट इज इन द इलैबोरेटेड फॉर्म। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर जो कुछ कंपनीज है, पुल में कुछ जो कंपनीज हैं वो इस तरीके से रहेंगी। जैसे ये है मान लो कंपनी 1, ये कंपनी 2, कंपनी 3, ये एक तरीके से एग्रीमेंट करके चल रही हैं। लेकिन जैसे ही हम आपका कार्टेल की बात करेंगे, एक कंपनी, 2 कंपनी और 3 कंपनी, ये तीनों एक कंपनी को या तो फॉर्म करेगी या तो एक सिंगल नाम से कंपनी को रन करेगी। तो कार्टेल जो है दैट इज इन अ मोर एलैबोरेटिव फॉर्म। तो कार्टेल एक एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है, और ये क्या है बेसिकली इंडिपेंडेंट फर्म्स जो होती हैं, अलग अलग जो फर्म होंगी, दे आर एग्रीइंग अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने आप में एग्री करेंगी कंसेंट के साथ। दे विल रेगुलेट द आउटपुट, वो सेम पुल की तरह ही काम करेगी, आउटपुट में अपना रेगुलेशन ला सकती है, मार्केट को डिवाइड कर लेगी, सेंट्रलाइज कर लेगी सेल को। सेंट्रलाइज सेल को करने का मतलब है सब मिलजुल के प्रोडक्ट को सेल करेगा। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो जैसे पुल में हम थे ना कि अपना एक तरीके से सप्लाई के लिए एक मार्केट चूज कर लिया, वैसे ही सेम कार्टेल में भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को, सेंट्रलाइज कर सकते हैं सेल को, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं कॉमन प्राइसिंग पॉलिसीज को। बस यहाँ पर एक चीज़ ये डिफरेंट है आपका पुल से कि पुल में जहाँ पर एक नॉर्मल टर्म में हम एक एग्रीमेंट कर रहे थे, ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज मिलकर ही काम करें, कई बार आउटपुट की भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। कार्टेल जो है ना, यहाँ पर बेसिकली आपकी कोई एक कंपनी के नाम पे भी हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी XYZ, तो तीनों कंपनी को मिलाकर प्रोडक्ट सेल कर दिया, मतलब तीनों कंपनी का नाम यूज कर लिया, या फिर कोई एक सेपरेट नाम भी रख सकते हैं कार्टेल में, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्टेल। कार्टेल में लिखवा दिया था मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेल्स, कार्टेल्स करवा दिया था, मीनिंग हो गया था कार्टेल का। फीचर्स ऑफ कार्टेल, कार्टेल्स में बस एक लाइन लिखवाए थे, अ पुल हैविंग a cartel is an association of independent, a cartel is an association of independent firms, association of independent firms, independent firms, independent firms agreeing amongst themselves, agreeing among themselves to regulate their output, divide the market, regulate their output, divide the market, centralize the sales, determine common pricing policies, ठीक है। that would be beneficial for all the members, ठीक है। सो वी कैन से दैट यहाँ पर जो आपके जो फर्म्स हैं जो आपस में वो मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, वो पुल की तरह ही सिचुएशन है, बट पुल से थोड़ा बेटर है, एलैबोरेटेड बेटर तरीके से। यहाँ पर भी आपके पुल की तरह सेम हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर आप फीचर्स में लिख सकते हो हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन आई गेस सबको पता होगा, जहाँ पर सेम टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं। पुल्स में भी वही वाला सीन है, सिनेरियो सेम है, वही सेम सिनेरियो आपके कार्टेल में भी है कि यहाँ पर जो कंपनीज होंगी जो आपस में मिल रही हैं, आपस में जो एग्रीमेंट बना रही हैं, यहाँ मिलने का सेंस ये नहीं है कि मर्ज और एक्वायर कर रही है, नहीं,
यहाँ एक एग्रीमेंट बन रहा है जहां पर सब लोग का कंसेंट है, एक तरीके से मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के कंपटीशन फेस करेंगे, मिलजुल के कंपटीशन डिक्रीज करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, आउटपुट फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सेम सीन है, वही चीज़, लेकिन बस यहाँ पर आपका जो वही होगा हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लिखिए हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन पहला फीचर। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी, जो आपको ये मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया होगा कि जो मेंबर्स होंगे, यानी कि मान लो कंपनी ए, बी और सी है, इनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी होगी वो अपनी आइडेंटिटी अलग रहेगी। मतलब इस एग्रीमेंट के अलावा उनकी अपनी आइडेंटिटी रहेगी, लेकिन अगर वो चाहें कि वो मार्केट में और बेनिफिट करे, अगर कुछ, और ये कार्टेल और पुल उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिनका मार्केट में उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है और जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा हाई नहीं होता है। अगर वो इन एग्रीमेंट में जाएगी तो उनको भी बेनिफिट होगा इस एग्रीमेंट से। तो वी कैन से दैट कि द मेंबर्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी, रिटेन रहेगा। सो सेकेंड पॉइंट में लिखिए फीचर में कि इट्स मेंबर रिटेन, लिखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, हॉरिजेंटल बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेकेंड में लिखिए इट्स रिमेन, या फिर इट्स मेंबर्स रिटेन, its member retain their identity, its member retain their identity, its member retain their identity and autonomy in their day to day operation, in their day to day operation. Yes अनीशा, क्या होगा कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो रहेगी, लेकिन आप मिल के काम कर सकते हो। पुल की तरह ही है ये, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए आपके बुक में पुल है, फलना पटना में इतना प्रोडक्ट सेल करूंगा, तुम जयपुर में इतना प्रोडक्ट सेल करना। तो जब आपका एग्रीमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्टर को लेकर के आप एक कॉमन कंपनी बना सकते हो, मान लो, और ये कंपनी जो है ये पूरा आउटपुट को बाकी कंपनी, जो भी कंपनीज इसमें जुड़ी हुई है, उसको रेगुलेट करेगी। लेकिन अगर इसकी आइडेंटिटी, मान लो कि अगर ये कंपनी एक्स है और ये कंपनी वाई है, तो इसकी अपनी आइडेंटिटी मार्केट में रहेगी, यानी अपना आइडेंटिटी इसका 100% खत्म नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये कार्टेल में या फिर कोई एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं और जिस भी फैक्टर के लिए एंटर हुए हैं वो फैक्टर चलता रहेगा, लेकिन अपनी सेपरेट आइडेंटिटी इनकी रिटेन रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? अपना सेपरेट एजेंसी भी ये बना सकते हैं, 3-4 मिलकर के एग्रीमेंट करके एक कंपनी, अपना एक कंपनी बना सकते हैं जो इन सबको गाइड करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी 100% खत्म नहीं होगी। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट इज कि इसका मेंबर का आइडेंटिटी अपना रहेगा, ऑटोनॉमी रहेगा, डे टू डे ऑपरेशन जो अपनी कंपनीज में वो चला रहे हैं वो चलाएंगे एज इट इज, लेकिन जिस चीज के लिए उन्होंने कार्टेल को अपनाया है, जिस चीज के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है, उस चीज को वो कॉमन फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी बाकी सारी कंपनीज मिलजुल के काम करेगी उस पर। क्लियर हो गई बात अनीशा? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यस आलोक मैम, वो कॉस्मेटिक्स आइटम बनाती है, ठीक है आलोक, जस्ट इमेजिन, और अनीशा की जो कंपनी है वो मेडिसिन्स बनाती है। तुम दोनों को कोई कंपटीशन है? समझ गया मैम। कंपटीशन तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज में होगा ना? यस मैम, यस मैम। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे सेम कोर्स वाले बच्चों से होगा ना, बीसीए वालों से तुम लोग को कंपटीशन कुछ होगा ही नहीं। नो मैम। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए थर्ड लिखिए फीचर। अब यहाँ पर कॉमन डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन उसी चीज के लिए लिया जाएगा जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बना है, जो मैंने पहले भी समझा दिया। तो ये लिखिए इट हैज अ फेडरल कैरेक्टर, इट हैज अ फेडरल कैरेक्टर, इट हैज अ फेडरल कैरेक्टर whereby its members agree to abide by common decision, यानी कि जिस चीज के लिए आपने कार्टेल ज्वाइन किया, जिस चीज के लिए अग्रीमेंट बनाया, कार्टेल क्या एक तरीके का अग्रीमेंट ही है, ये रिटन एग्रीमेंट में रहेगा, मिलजुल कर एक आपने कंपनी बना लिया और भाई इसी चीज को चलाते चलोगे।
वहां पर जिस चीज के लिए आपने ज्वाइन किया है, कार्टेल एग्रीमेंट में एंटर किया है, उस चीज के लिए आपका डिसीजन कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब है जितनी कंपनी XYZ सारी कंपनीज मिलजुल के उस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेगी। आउटपुट से रिलेटेड है तो आउटपुट से रिलेटेड मिल के लेंगे डिसीजन। कोई भी कंपनी सेपरेटली अपना आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता और दूसरे पे थोप नहीं सकता जब तक सब मिल बैठ करके इस बारे में कॉमन डिसीजन ना लें। तो यहाँ पर क्या चलेगा, कॉमन डिसीजन का कंसेप्ट चलेगा जिस चीज के लिए आपने अग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अग्रीमेंट, अगर कार्टेल अग्रीमेंट हुआ है ऑन फॉर द आउटपुट के लिए अगर हुआ है, तो यहाँ पर ये सारी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी कंपनीज मिलजुल करके डिमांड को एनालाइज करेगी। डिमांड को इसलिए एनालाइज करेगी क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोडक्शन आउटपुट के लिए बेसिकली अग्रीमेंट किया है। तो अगर मान लो कि हमने सोचा कि 20,000 प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, मतलब 20,000 प्रोडक्ट बनाना है, और मान लो मार्केट में 10,000 प्रोडक्ट का डिमांड है, तो ऐसे केस में ओवर प्रोडक्शन का कंसेप्ट है और वेस्टेज के चांसेस हैं। तो इसीलिए जब भी कभी भी कार्टेल जो है, एग्रीमेंट जो है जिसमें जो भी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आउटपुट और कोटा के हिसाब से नहीं है कि भाई 5,000 बनाना है तो बनाना है। दैट विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड, एंड डिमांड को एनालाइज ये सारी कंपनीज मिलजुल करके करेंगी। सो डिमांड लिखिए, एनालिसिस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट फीचर में लिखिए एनालिसिस ऑफ डिमांड। इफ देयर इज आउटपुट अग्रीमेंट या रेगुलेशन ऑफ आउटपुट, अगर हमने एग्रीमेंट जो है वो आउटपुट के बेसिस पे लिया है, शॉर्टकट में लिखना, लेकिन इसको समझने के लिए शॉर्टकट में एग्जाम में अच्छे से एलैबोरेट करके लिखना। ठीक है, कि अगर हमने कार्टेल जो है मिलजुल कर एग्रीमेंट लिया है, आउटपुट के लिए है ये एग्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं डिमांड को भी ना जाने आउटपुट जनरेट कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो सारी कंपनीज मिल करके बेसिकली आउटपुट पे, डिमांड पे काम करेगी। ठीक है, और एक और चीज, जो एलोकेशन होगा, जो एलोकेशन ऑफ द आउटपुट होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द कंपनीज। यानी जो कंपनी का जैसा स्थिति है, जो कंपनी का जैसा सिचुएशन है, जितना वो कैपेबल है फाइनेंशियली, जितनी उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उस हिसाब से वो जितना प्रोडक्शन कर पाए वैसे ही एलोकेशन उनको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एलोकेशन सिस्टमैटिक वे में होगा और एग्रीड वे में होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बोलेगी 5,000 तो हम 5,000 दे सकते हैं, बाकी सारी कंपनीज मिलजुल के डिसाइड करेंगी कि कौन कितना कैपेबल। अगर कोई बड़ी कंपनी वाली एक्स कोई कंपनी है जो कंपैरेटिवली टू YZ से बेटर है और उनका सिचुएशन बेहतर है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन, उनको ज़्यादा एरिया मिल जाए प्रोडक्शन का। 20,000 में मान लो 10,000 से प्रोडक्शन का उन्हीं को मिल जाए। पॉसिबिलिटी कैन बी देयर बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो उनकी कैपेबिलिटी एज सच हाई थी। तो एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होगा, और हम जब भी एलोकेट करेंगे, अगर मार्केट को भी हम एलोकेट कर रहे हैं, तो हम वो मार्केट को चूज करेंगे जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड हो। ऐसा नहीं है कि हमने कार्टेल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अग्रीमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि मान लो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका पर्टिकुलर जयपुर के मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी मेंबर को हम जयपुर का मार्केट प्रोवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? सो मार्केट का सिचुएशन को एनालाइज करना, रिसर्च करना, कार्टेल में रेगुलेशंस बनाना, ये सारा कुछ यहाँ के एग्जिस्टिंग मेंबर्स और कंपनीज करेंगी। क्लियर हो गया बात? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कार्टेल। तो कार्टेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो इसके सिर्फ नाम लिख लो। ऐसे कार्टेल के टाइप्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, सुन लो, इसके नोट्स मैं भेज दूंगी, बस सुन लो। अब फीचर्स लिख लिया है, सुनो अब इसको ध्यान से। टाइप्स ऑफ कार्टेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्टेल है टर्म कार्टेल, TERM, टर्म कार्टेल, TERM, टर्म कार्टेल। ठीक है, टर्म कार्टेल। सेकेंड लिखिए प्राइस कार्टेल, PRICE, प्राइस कार्टेल। नेक्स्ट वन इज आउटपुट कार्टेल, आउटपुट कार्टेल। फोर्थ वन इज टेरिटोरियल कार्टेल एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल। टेरिटोरियल कार्टेल, टेरिटरी से बना है टेरिटोरियल कार्टेल, एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल, एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल। ठीक है, बस अब एक एक करके ध्यान से सुनते जाना। यस ऋतिक, बोलो बेटा। मैम टेरिटरी क्या है मैम?
टेरिटोरियल कार्टेल एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल, टेरिटोरियल कार्टेल एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल। वो एक ही है कि अलग अलग? टर्म कार्टेल का मतलब क्या है? टर्म कार्टेल एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर जो मेंबर्स होंगे यानी कि जो भी कंपनीज होंगी, फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन यूनिफॉर्म टर्म टू अडॉप्टेड इन कॉमन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो दैट विल बी इन अ यूनिफॉर्म टर्म, ठीक है। जैसे इस महीने इतने प्रोडक्ट को सेल करना, इस महीने इतने प्रोडक्ट को सेल करना, लाइक दिस काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्म और एक पीरियोडिकल वे में आपका जो है यहाँ पर मेंबर्स एक प्रॉपरली कार्टेल यानी अग्रीमेंट बनाएंगे एक तरीके से, जहां पर मान लीजिए कि जनवरी के महीने में 20,000 सेल करना है, अगस्त के महीने में इतना, मतलब एक पीरियोडिक वे में ये कार्टेल में बनाएंगे कि प्रोडक्ट को कितना सेल करना है हमें। जैसे मान लो कि हम अभी मान लीजिए अभी चल रहा है आपका अक्टूबर और ये नवंबर और ये दिसंबर, तो एक यूनिफॉर्म वे में हमें इस महीने 20,000 प्रोडक्ट सेल करना है, नवंबर में 25,000 और दिसंबर में 30,000। मान लो कि या तो हमने बढ़ा दिया या तो हमने सिमिलर वे रखा 20-20-20। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि टर्म कार्टेल रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन यूनिफॉर्म टर्म्स टू अडॉप्टेड इन कॉमन। एक तो पीरियोडिक वे में, और जो पॉलिसीज होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा यानी एक जैसा रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर हमने एक पर्टिकुलर XYZ में किसी X को बोल दिया कि भाई तुम्हें 2,000 करना है, तो दैट विल बी इन द यूनिफॉर्म वे, यानी जो टर्म्स कंडीशंस जो होंगे वो यूनिफॉर्म तरीके से चलेंगे, और पीरियोडिक वे में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। अब वो सेल होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन एक टारगेट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म कार्टेल। अब सेकेंड है प्राइस कार्टेल, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा दैट विल बी फॉर द फिक्सेशन ऑफ यूनिफॉर्म और कॉमन प्राइस। कॉमन प्राइस का मतलब है कि मान लो कि XYZ में से X जो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे मैंने बताया जूस बना रहा है, ये पहले 10 रुपए में सेल कर रहा था, Y जो था वो अपना 12 रुपए में और Z जो था वो अपना 13 रुपए में, ऐसे मान लो कि अलग अलग प्राइस में सेल कर रहा है। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक कॉमन प्राइस लेंगे कि भाई सारे अग्री करेंगे कि हम 12-12 रुपए में प्रोडक्ट को सेल करेंगे या 13-13 रुपए में या 10-10 रुपए में। एक कॉमन वे में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्राइस सबसे बेटर होगा, कंज्यूमर जिसको अफोर्ड कर पाए और कंज्यूमर खरीद पाए और हमें लॉस भी ना हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एग्री करेंगे कॉमन प्राइस पॉलिसी के लिए। अगर प्राइस डिफरेंट रहेगा तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 रुपए वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्राइस सेंसिटिव है लोग, सस्ता मिलेगा तो वही खरीद लेंगे, 13 रुपए वाला कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस ऑकर ना हो या फिर ऐसा हो ना सिचुएशन, इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक कॉमन प्राइस पॉलिसी को फॉर्म करेंगे और उस कॉमन प्राइस पॉलिसी के हिसाब से तीनों जो है अपने प्रोडक्ट को हिसाब से सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा पुल और कार्टेल हमेशा टेम्पररी होता है, कभी भी परमानेंट बेसिस पे वो नहीं चलेगा। जैसे आपके अगर हम ट्रस्ट वगैरह भी पढ़ेंगे तो ट्रस्ट वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है उसका। लेकिन पुल और कार्टेल में जो भी कंपनीज है वो कभी भी क्विट कर सकती है, कभी भी बाहर जा सकती है, याद रखिएगा। पुल और कार्टेल में जो भी मेंबर्स हैं दे कैन क्विट एनी टाइम, ठीक है, दे कैन ब्रीच द अग्रीमेंट, लेकिन इनका जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइस कार्टेल। नेक्स्ट वन इज द आउटपुट कार्टेल। आउटपुट कार्टेल ऐसे तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप लिमिट कर दोगे आउटपुट को, ठीक है, एक लेवल बना दोगे कि एक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड के हिसाब से जितना, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर पटना, जयपुर और कोई एक और एरिया मान लो, जैसे मान लो दिल्ली, ये 3 एरिया है जहाँ पर जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से आप आउटपुट को फिक्स कर दोगे कि भाई यहाँ पर तुम इतना प्रोडक्ट सेल करो, मैं यहाँ इतना, यहाँ इतना। तो लाइक दिस फर्म जो है वो एग्री करेगा प्रोड्यूसिंग मोर देन द स्पेसिफाइड आउटपुट। अगर वहाँ पर ऐसा सिचुएशन हुआ, कभी भी ओवर प्रोडक्शन हो गया मान लो, तो ऐसे सिचुएशन में ये कर सकते हो आप कि जो भी आपका डिटरमाइंड आउटपुट है आप उससे ज़्यादा सेल करो, बट दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ओवर प्रोडक्शन, यानी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, वेस्टेज ना हो, तब आप अपने कोटा और गिवन और रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लेकिन हमेशा कोशिश यही करना है कि बैलेंस बना रहे डिमांड और सप्लाई के बीच में। और एक और चीज़ भी है
कि आउटपुट कार्टेल जो है उसका रिस्ट्रिक्टेड जो नंबर्स है, मतलब यानी जितना क्वांटिटी आपने रिस्ट्रिक्ट किया है, दैट कैन बी चेंज इवन, वो चेंज भी हो सकता है लेकिन इन सम सर्टेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशंस। लाइक जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, अचानक से प्राइस प्रोडक्ट का काफ़ी हाई हो गया तो डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो अब आप 20,000 जो यूनिट बना रहे थे अब आप उतना बनाओगे तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा क्योंकि उतना डिमांड नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। हाँ, यहाँ कंडीशंस अप्लाइड है एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि मेडिसिन और आपके नीड बेस्ड वाले प्रोडक्ट यानी डेली डे टू डे वाले प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, उसमें कई बार प्राइस फ्लक्चुएशन का कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आप वैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो हो सकता है कि आपके आउटपुट में कोई ज़्यादा चेंजेस ना आए, बट अगर आप लग्जीरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो बदलाव आएगा। प्राइस फ्लक्चुएशन जैसे ही होगा, जैसे इन्फ्लेशन आएगा, आउटपुट आपको कम करना पड़ेगा। सो आउटपुट रिस्ट्रिक्शन रहेगा अगर आप चला रहे हो, लेकिन अगर कोई कंडीशन आएगा तो यू कैन चेंज इट इवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल कार्टेल और कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल। अच्छा, यहां तक जो भी मैंने बताया सबको समझ आ रहा है? मैम एक बार टर्म कार्टेल एक बार फिर से। मैम आउटपुट फिक्स कर दिया जाता है या फिर कोटा फिक्स किया जाता है कि हम लोग कितना सेल कर सकते हैं? हाँ, सेल का क्रम फिक्स रहता है या आउटपुट? हाँ, आउटपुट कार्टेल का मतलब यही है कि जहां पर आपने एक प्रोडक्ट का बेसिकली अमाउंट तय कर दिया कि ये पर्टिकुलर कंपनी इतना ही प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर उतने पे ही फिक्स रहेगी, वो चेंज भी हो सकता है, बदलाव भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके जब डिसएडवांटेजेस करेंगे कार्टेल के तो अपने आप बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। लॉसेस तो देखो है, इसमें भी है, क्योंकि छोटी कंपनीज हमेशा छोटी कंपनीज रह जाएगी क्योंकि उनको उतना ही आउटपुट ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी चेंजेस पॉसिबिलिटी है, जब कब चेंज होगा, जब कंडीशंस लग जाए, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया। अभी जैसे कोविड आ गया तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, ऑटोमोबाइल की जितनी कंपनीज थी वो भारी लॉस में जा रही थी ना, बिकॉज लग्जीरियस आइटम था, डिमांड एकदम से कम हो गया उसका, है ना। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, नेचुरल थिंग, कोई पैंडमिक या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या प्राइस फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक चेंजेस, गवर्नमेंट डिस्टर्बेंस, कुछ भी अगर ऐसा चीज़ होता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आउटपुट रिस्ट्रिक्शन को हम चेंज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, कौन बचा था जो मुझसे पूछा था टर्म कंडीशन, टर्म कार्टेल? यस मैम। हाँ, तो टर्म कार्टेल बेटा क्या होता है ना कि ये एक एग्रीमेंट है जहां पर अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, 2 लाइन लिख लो इसको, कि टर्म कार्टेल रेफर्स टू द एग्रीमेंट। इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। टर्म कार्टेल्स रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट on uniform terms. Term cartel refers to the agreement between the members for selling the product on uniform terms to be adopted in common. यानी कि आपको जैसे मैंने ये वाला जो समझा दिया था टर्म में, तो ये वाला आउटपुट में आ जाएगा। टर्म में इसको मत लो, टर्म को फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, टर्म कार्टेल क्या होता है कि जैसे मान लो 3 कंपनी है, कोई भी XYZ जो हम लेके चल रहे थे, अब जो X है उसका प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा सेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिस्काउंट लगा दिया इन्होंने प्रोडक्ट में। अब Y और Z ने नहीं लगाया। अब अभी भी आप देखो एग्जाम्पल में कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे जैसे लेकर आया, बाकी ऑनलाइन शॉपिंग जो अलग अलग साइट पे होती थी वो डिक्लाइन हो गई, हुई ना, कम हुई ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी कोई भी नया ऑफर, प्राइस चेंज करना, डिस्काउंट लेकर आना, डिस्पैच कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कुछ भी ऐसा नया लेकर आती है जिसकी वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिलाई करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी पे। जैसे X पे रिलाई करने लग जाएंगे कंज्यूमर, तो YZ को लॉस होगा। तो टर्म कार्टेल का मतलब है कि आपने कोई भी टर्म कंडीशन पॉलिसीज अगर आप एक कंपनी कभी भी अलग अकेले नहीं लेगी, अगर वो कार्टेल में है, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये मिल करके टर्म और कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगी कि हमें कब डिस्काउंट देना है, कब हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, कब हमें क्रेडिट फैसिलिटी देना है कंज्यूमर को, कब हमें सेल मतलब डिस्काउंट
एक पे एक फ्री का ऑफर, सेल्स प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये जितनी भी चीज़ें हमें कब अप्लाई करना है, तो मतलब कब कौन से टाइम पे करेंगे, कब करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, ये सारी के सारे टर्म कार्टेल में डिफाइंड रहता है। अब समझ आया? क्लियर हो Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया बेटा? मतलब कि वॉट एवर पॉलिसीज और कंडीशंस यू मेड, यू विल यूज इट, मतलब सब लोग के कंसेंट के साथ। ऐसा नहीं कि आपने डिस्काउंट लिया है आप, तो बाकी को तो ऑब्वियसली जब डिस्काउंट आप लेकर आओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट आप ही का सेल होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो डिस्काउंट कब लेकर आना है, कब हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, कब हमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कम करना है, कोई भी टर्म्स कंडीशंस जो आपके सेल को सपोर्ट करती है जैसे डिस्काउंट वगैरह, उन सब को कब लेकर आएंगे, इसको बोलते हैं हम कार्टेल। क्लियर हो गई बात? आगे बेटा, Yes. टेरिटोरियल कार्टेल एंड कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल क्या है? तो यहाँ पर कार्टेल अग्रीमेंट में फर्म्स जो है कई बार कोई टेरिटरीज मतलब एरिया, जैसे जोन, एक एरिया आपने डिसाइड कर लिया, तो एक स्पेसिफिक टेरिटरी को डिसाइड कर लेते हैं फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो मैंने आप लोगों को बताया था, आउटपुट्स में ही बता रही थी मैं वो चीज़। आउटपुट का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, टेरिटरी का मतलब है कि मार्केट डिसाइड करना है कहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करे, वो एरिया, टेरिटरी आपका कौन सा एरिया होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत नॉर्मल सा टर्म अगर हम ले कि जंगल में जो बीच में जो कोर एरिया होता है वहां पर ज्यादातर कार्निवोरस एनिमल रहते हैं, पता है ना ये चीज? पता है कि नहीं? अगर आप लोग सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ कभी गए होगे तो हर एक जानवर अपने अपने एरिया डिसाइड कर लेता है, हर एक एनिमल्स दे हैव डिसाइडेड देयर टेरिटरी। तो यहाँ पर उस चीज को इससे कंपेयर मत करो, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि जो भी पर्टिकुलर कंपनीज होगी उनके टेरिटरी को डिसाइड कर लिया जाएगा कि भाई फलना मार्केट में आप सेल कीजिए। ठीक है, जो मार्केट में आप ऑलरेडी प्रोडक्ट को सेल करते आ रहे हो और आपका अच्छा खासा वहां पर मार्केट शेयर है, तो यू विल बी सस्टेन देयर, तो यू विल इन कार्टेल द एरिया विल बी डिसाइडेड। ठीक है, कि आपका कौन से टेरिटरी में आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, और कौन टाइप के कंज्यूमर्स को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया, सोशल क्लास उनका क्या है। ठीक है, और अगर आपने यूथ के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है, यानी जो यंग पीपल है उनके लिए अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो आपके कंज्यूमर टाइप कौन से होंगे और कौन सा जो आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो कौन से एरिया में सेल करोगे, ये दोनों चीज डिसाइड होगा आपका टेरिटोरियल कार्टेल में और कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल में। ठीक है, फर्म जो है वो बेसिकली कंपटीशन जो होता है वो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी भी डिक्लाइन और डूब जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया उनको दे दिया जाएगा और उस एरिया में बाकी कोई भी एक दूसरी कंपनीज एंटर नहीं करेंगी जो कार्टेल एग्रीमेंट में होंगी। यानी अगर XYZ है तो X के टेरिटरी में Y और Z बिल्कुल एंटर नहीं करेगा, Y के टेरिटरी में X और Z बिल्कुल एंटर नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल कार्टेल और कंज्यूमर असाइनमेंट कार्टेल। क्लियर हो गई बात? तो टाइप्स ऑफ कार्टेल क्लियर हो गया सबको? एडवांटेजेस क्या है कार्टेल का? ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका कॉस्ट आपका रिड्यूस होगा, आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट मेंटेन कर पाओगे, आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे और मार्केट की तरफ से आपको गारंटी मिलेगा, आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, तो आप एक मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हो। ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्रोथ के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। जिस एरिया में आप प्रोडक्ट सेल करो कई बार उसी एरिया तक में आप सीमित रह जाओगे। तो खैर जब हम डिसएडवांटेजेस करेंगे तो हाँ, मिनिमम यहाँ पर आपके मार्जिन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि आप वही प्राइस सेट करोगे जिसमें सबको प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट रहेगा, सस्टेन कर सकोगे मार्केट में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा क्योंकि बल्क प्रोडक्शन का काम मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 2000 यूनिट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 3000 यूनिट बनाने का मौका मिल जाए कार्टेल के थ्रू, बिकॉज डिमांड हाई है। तो वी कैन से कि यहाँ पर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा, मार्केट में सस्टेन करने का बेनिफिट मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। उसके अलावा आप हमेशा कंपटीशन में बोल सकते हैं ना कि आप compete कर पाओगे बाकी कंपनी से जो कार्टेल के बाहर है उनसे, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बाकी कंपनीज भी रहेंगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये सारे जो पुल के लगभग बेनिफिट है वही सारे कार्टेल के भी बेनिफिट हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस यहाँ पर ये हैं कि जैसे पुल में मोनोपोली क्रिएट हो सकता है, वैसे ही जो कार्टेल एग्रीमेंट के थ्रू कंपनीज एक मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और कई बार कार्टेल क्या करती है ना कि प्राइस को इतना हाई कर देती है कि वो एक्सप्लॉइट करती है कंज्यूमर्स को, ठीक है।
उसके अलावा जो आपका कार्टेल जो है ना वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को भी डिट्रॉइट करती है, क्योंकि मान लो कि 4 मार्केट में कंपनी थी, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटर्स थी, और ये चारों कार्टेल एग्रीमेंट में इंक्लूड हो गई। अब उनको पता है कि जो चारों कॉम्पिटिटर थी वो कार्टेल में है, तो कोई कॉम्पिटिटर तो मार्केट में बचा ही नहीं, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है रैदर देन परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कंपनी। सो दे ऑल नोज कि इनके पास, कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है, तो प्राइस को भी वो हाई कर सकती हैं, और क्वालिटी डिट्रॉइट होगा तो भी कंज्यूमर वहीं से प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि इनके पास अदर अल्टरनेटिव्स नहीं है। सो क्वालिटी कैन बी डिट्रॉइट हेयर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर कैन बी पॉसिबल हेयर, ठीक है। उसके अलावा आपका एक और चीज़ है कि कार्टेल जो है यहाँ पर कई बार वही एग्रीमेंट को वायोलेट भी किया जाता है, जैसे पुल में वायोलेशन पॉसिबल है, यहाँ भी वायोलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज थे कार्टेल के। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हो गया, इसके नोट्स में भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। टेस्ट है। सो पार्शियल कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पर कि फर्म्स मिल रही हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिल रही हैं, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है, फर्म आपस में मिल रही हैं लेकिन 100% नहीं हो रहा है, कंसोलिडेट मिल नहीं रहा है 100%, तो वो होगा पार्शियल। कंप्लीट का मतलब जहाँ पूरी कंपनी आपस में पूरी तरीके से मिल गई, जैसे एमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, जब कंपनी की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई एग्जिस्टिंग कंपनीज की और कोई नया कंपनी फॉर्म हुआ, जैसे एमलगमेशन हुआ। तो एमलगमेशन में मतलब क्या होता है, 2 कंपनी आपस में डिसॉल्व हो गई, मिल गई, और एक तीसरी कोई नई कंपनी के नाम से वो दोनों कंपनीज वापस आई, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंप्लीट आपका कंसोलिडेशन होगा, जहाँ पर दोनों कंपनी या जो भी कंपनीज है उनका पूरा का पूरा वो आपस में क्या हो रही है, मिल रही है, कंसोलिडेट हो रही है। बट जहां पर हम पार्शियल की बात करते हैं, पार्शियल का मतलब होता है जहां पर कंपनीज मिल तो रही हैं लेकिन 100%